नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर, जहां पर हम लोग भाषा विज्ञान देख रहे थे। भाषा विज्ञान की 6 क्लासें देख चुके हैं। आज क्लास संख्या 7 होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे देवनागरी लिपि को और समझेंगे सबसे पहले लिपि किसे कहते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए देवनागरी लिपि। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। हेडिंग में लिख लीजिए देवनागरी लिपि। आइए पहले समझते हैं कि लिपि किसे कहा जाता है। भाषा की सभी ध्वनियों के लिए लिखते रहिए, पढ़ने से आपको समझ में आ ही जाएगा। इसमें आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि इसके आकार रूपरेखा बनावट को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो आइए देखते हैं भाषा की सभी ध्वनियों, भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों के लिए निर्धारित 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 प्रतीक चिन्हों भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक नाम लिपि है। का सामूहिक नाम सामूहिक नाम लिपि है। एक बार कैमरे को चेक कर लें, आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक नाम लिपि है। लिपि का अर्थ है लिखावट। लिपि का अर्थ है लिखावट। टीजीटी की परीक्षा भी की जो तिथि थी 18 तारीख, वो आगे बढ़ गई है। अब आगामी परीक्षा डेट निर्धारित होगी तो आपको पता चलेगा कि टीजीटी का पेपर कब होगा। टीजीटी का तो पहले से ही हट चुका था, अब टीजीटी का भी हट गया है। और एलटी का है, एलटी का हो सकता है कि पेपर हो ही जाए। ठीक, लिपि का अर्थ है लिखावट, अर्थात लिपि लेखन की वह व्यवस्था है, अर्थात लिपि लेखन की वह व्यवस्था है अर्थात लिपि लेखन की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा भाषा को जिसके द्वारा भाषा को जिसके द्वारा भाषा को
स्थापित प्रदान किया जाता है। स्थापित प्रदान किया जाता है। जहां ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, जहां ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, जहां ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, वहीं लिपि, जहां ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, वहीं लिपि लिखित चिन्हों की संरचना, लिखित चिन्हों की संरचना है। जहां ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, वहीं लिपि लिखित चिन्हों की संरचना है। ध्वनि मूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि लिपि विकास की अंतिम कड़ी होती है। लिपि विकास की अंतिम कड़ी होती है। अंतिम कड़ी होती है। एक बार आइए रिपीट कर लेते हैं। भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक नाम लिपि है। लिपि का अर्थ है लिखावट, अर्थात लिपि लेखन की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा भाषा को स्थापित प्रदान किया जाता है। जहां ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, वहीं लिपि चिन्हों की संरचना है। ध्वनि मूलक लिपि विकास की अंतिम कड़ी होती है। ये लिपियां दो प्रकार की होती हैं। ये लिपियां, चाहे लिख सकते हैं लिपि दो प्रकार की होती है, और चाहे ऐसे लिख लीजिए ये लिपियां दो प्रकार की होती है। ये लिपियां दो प्रकार की होती हैं। होती हैं। पहला है अक्षरात्मक लिपि। कई बार पूछा गया है ना कि देवनागरी लिपि वर्णात्मक होती है या अक्षरात्मक होती है, तो अब पता चल जाएगा। अक्षरात्मक लिपि, हेडिंग डाल लीजिए, अक्षरात्मक लिपि। चलिए इसके अंतर्गत लिखते हैं। जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह, जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह, जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह, सभी ध्वनि चिन्ह एक स्वर की सहायता से, एक स्वर की सहायता से
की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। जैसे देवनागरी, जैसे देवनागरी। भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक, भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक। ऐसा लिखने पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं रहेगा, जिसे पूछ के लिया ब्रज भाषा वर्णात्मक लिपि है या अक्षरात्मक लिपि है, तो आपको पता रहेगा। चाहे ब्रज भाषा हो, चाहे खड़ी बोली हो, चाहे अवधी हो, चाहे बघेली हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, चाहे राजस्थानी हो, वो किस में आएंगी? अक्षरात्मक में आएंगी। अक्षरात्मक का मतलब ये होता है कि इसके वर्ण जो होते हैं उसमें स्वर जुड़ा रहता है। कैसे? जैसे हम लोग का लिखते हैं, इसके अंदर स्वर लगा हुआ है। ये देखिए, अगर इसका विभाजन करेंगे तो ये हो जाएगा इसका विभाजन। इसमें हलंत लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसका विभाजन हो जाएगा। और हम लोग का बोलते हैं तो का में आ जुड़ा रहता है, ठीक। हरस आ इसमें जुड़ा रहता है। ये हो गया अक्षरात्मक लिपि। इसके बाद दूसरा भेद है, कौन सा? वर्णात्मक लिपि। दूसरा भेद कौन सा है? वर्णात्मक लिपि। अगर भेद पूछे तो कितने बताने हैं? 2। जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। इसके अंतर्गत लिख लीजिए, जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। होते हैं। जैसे रोमन, जैसे रोमन लिपि। अब अगर आपसे लिपि वाला क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग आसानी से कर लोगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि लिपि किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं और वो कौन कौन से हैं। भारत की लिपि जो है वो किस में आती है और रोमन लिपि किस में आती है, ये आपको पता चल गया है। ठीक, आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। भाषा की सभी ध्वनियों के लिए सबसे पहले हमने हेडिंग डाला देवनागरी लिपि। उसके बाद उसके अंतर्गत हमने लिखा भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक नाम लिपि है। लिपि का अर्थ है लिखावट, अर्थात लिपि लेखन की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा भाषा को स्थापित प्रदान किया जाता है। जहां ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, वहीं लिपि लिखित चिन्हों की संरचना है। ध्वनि मूलक लिपि विकास की अंतिम कड़ी होती है। ये लिपियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला है अक्षरात्मक
जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह एक स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, जैसे देवनागरी लिपि। भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक हैं। आपसे दो यहाँ से दो देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको अक्षरात्मक बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत की सभी लिपियां किस प्रकार की हैं, तो वो अक्षरात्मक है। ध्यान रखना। वर्णात्मक लिपि जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जैसे रोमन लिपि। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे देखते हैं देवनागरी लिपि का विकास क्रम या विकास यात्रा। देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि का विकास। चलिए अब इसके अंतर्गत लिखते हैं हम लोग। भारत में लिपि का विकास प्रायः भारत में लिपि का विकास प्रायः अक्षरात्मक आधार पर है। अक्षरात्मक आधार पर है। भारत में लिपियों के विकास की यदि भारत में लिपियों की लिपियों के विकास लिपियों के विकास की यदि भारत में लिपियों के विकास की यदि सारणी बनाई जाए तो सारणी बनाई जाए तो निम्न तीन लिपियां आती हैं। तो निम्न तीन लिपियां आती है। और वो तीन कौन कौन सी है आइए देख लेते हैं। नंबर 1 सिंधु घाटी लिपि। सिंधु घाटी लिपि। दूसरा खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि।
और तीसरा ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि कुछ चित्राक्षर व धन्वाक्षर भी थी। चलिए लिखते हैं सिंधु घाटी लिपि कुछ चित्राक्षर व धन्वाक्षर थी। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन खरोष्ठी लिपि का प्रचलन खरोष्ठी लिपि का प्रचलन उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पश्चिम भारत में 1000 तक रहा। यह लिपि अशोक के काल की है। यह लिपि अशोक के काल की है। यह लिपि अशोक के काल की है। इन दोनों लिपियों का ऊपर वाली नीचे वाली इन दोनों लिपियों का देवनागरी से कोई संबंध नहीं। देवनागरी से कोई संबंध नहीं है। ठीक, देवनागरी लिपि अलग है, खरोष्ठी लिपि अलग है, सिंधु घाटी लिपि अलग है। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। देवनागरी लिपि का विकास देख रहे हैं। भारत में लिपि का विकास प्रायः अक्षरात्मक आधार पर है। भारत में लिपियों के विकास की यदि सारणी बनाई जाए तो निम्न 3 लिपियां आती हैं। पहला सिंधु घाटी लिपि, दूसरा खरोष्ठी लिपि, तीसरा ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि कुछ चित्राक्षर व धन्वाक्षर थी। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन उत्तर पश्चिम भारत में 1000 तक रहा। यह लिपि अशोक के काल की है। इन दोनों लिपियों का देवनागरी से कोई संबंध नहीं है। आगे लिखिए, भारत के सभी लिपियों का विकास भारत के सभी लिपियों का विकास भारत के सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही है। ब्राह्मी लिपि से ही है। भारत के सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही है। देवनागरी का मूल स्रोत
देवनागरी का मूल स्रोत। देवनागरी का मूल स्रोत ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि ही है। ब्राह्मी लिपि ही है, जिसका आविष्कार जिसका आविष्कार 500 ईसा पूर्व में हुआ। प्रारंभ में ब्राह्मी के दो भेद हो गए। प्रारंभ में ब्राह्मी लिपि के दो भेद हो गए। पहला दक्षिणी लिपि और दूसरा उत्तरी लिपि। दक्षिणी लिपि और दूसरा उत्तरी लिपि। चलिए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं देवनागरी लिपि का विकास। भारत में लिपि का विकास प्रायः अक्षरात्मक आधार पर है। आपको पता है कि भारत के जितने भी भाषाएं हैं वो किस पर हैं? अक्षरात्मक पर आधारित। भारत में लिपियों के विकास की यदि सारणी बनाई जाए तो निम्नलिखित या निम्न 3 लिपियां आती हैं। पहला सिंधु घाटी लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि, तीसरा ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि कुछ चित्राक्षर व धर्माक्षर थी। खरोष्टी लिपि का प्रचलन उत्तर पश्चिम भारत में 1000 तक रहा। यह लिपि अशोक के काल की है। इन दोनों लिपियों का देवनागरी से कोई संबंध नहीं। भारत के सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही है। देवनागरी का मूल स्रोत ब्राह्मी लिपि ही है, जिसका आविष्कार 500 ईसा पूर्व में हुआ। प्रारंभ में लिपि के दो भेद हो गए और वो कौन कौन से थे? दक्षिणी लिपि और उत्तरी लिपि। इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल टॉपिक है, आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। वीडियो को सुनकर भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। बहुत सरल टॉपिक है ये, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। यदि आपको पूछ लिया जाए भारत में लिपियों के विकास की यदि सारणी बनाई जाए कितने भागों में विभाजित किया जाएगा? 3 भागों में। सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि देवनागरी का जो मूल स्रोत है वो कौन सा है, तो वो है ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि के कितने भेद हुए थे? 2 भेद, एक दक्षिणी लिपि, दूसरा उत्तरी लिपि। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए, दक्षिणी ब्राह्मी से दक्षिण भारत की
दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। मलयालम आदि। आधुनिक लिपियों का विकास। आदि आधुनिक लिपियों का विकास। दक्षिणी ब्राह्मी से दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी भारत से सर्वप्रथम उत्तरी भारत से सर्वप्रथम गुप्त लिपि अस्तित्व में आई। गुप्त लिपि अस्तित्व में आई। गुप्त लिपि से गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि निकली। लिपि निकली। उत्तरी भारत से सर्वप्रथम गुप्त लिपि अस्तित्व में आई। पहले दो विभाजन किए थे हम लोग, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि और उत्तरी ब्राह्मी लिपि। तो जो उत्तरी ब्राह्मी लिपि थी उत्तरी भारत में सर्वप्रथम, उसमें कौन सा अस्तित्व में आया? गुप्त लिपि। गुप्त लिपि से ही सिद्ध मातृका लिपि निकली, जो कश्मीर से वाराणसी तक जो कश्मीर से वाराणसी तक के जो कश्मीर से वाराणसी तक के विशाल क्षेत्र से विशाल क्षेत्र में चलती थी। जो कश्मीर से वाराणसी तक के विशाल क्षेत्र में चलती थी। कालांतर में इसी को कालांतर में इसी को
कुटिल लिपि, कुटिल लिपि या कुटिलाक्षर कहा गया, या कुटिलाक्षर कहा गया। कुटिल लिपि से कश्मीर के अलावा, कुटिल लिपि कश्मीर के अलावा कुटिल लिपि कश्मीर के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्र, आदि क्षेत्रों में आदि क्षेत्रों में जो नई लिपि विकसित हुई, जो नई लिपि विकसित हुई, विकसित हुई उसे प्राचीन नागरी कहा गया, उसे प्राचीन नागरी कहा गया। कुटिल लिपि कश्मीर के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में कुटिल लिपि से, ठीक, यहां से लगा लीजिए। चलिए अब समझ में आएगा। कुटिल लिपि से कश्मीर के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में जो नई लिपि विकसित हुई उसे किस नाम से जाना गया? प्राचीन नागरी के नाम से जाना गया। कुटिल लिपि से ही, आगे लिखिए, कुटिल लिपि से ही बाद में शारदा लिपि, शारदा लिपि का विकास हुआ, का विकास हुआ। शारदा लिपि से ही शारदा लिपि से ही कश्मीर टाकरी, कश्मीर टाकरी, लहदा गुरमुखी, लहदा गुरमुखी
लिपि का विकास हुआ। लिपि का विकास हुआ। कुटिल लिपि से ही बाद में शारदा लिपि का विकास हुआ। शारदा लिपि से ही कश्मीर, टाकरी, लहदा, गुरमुखी लिपि का विकास हुआ। आगे लिखिए, कुटिल लिपि से ही कुटिल लिपि से ही कैथी, बंगाली, मैथिली, कैथी, बंगाली, मैथिली, असमिया, उड़िया, मणिपुरी, 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 कुटिल लिपि से ही कैथी, बंगाली, मैथिली, असमिया, उड़िया, मणिपुरी आदि का विकास हुआ। आदि का विकास हुआ। चलिए, पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी ब्राह्मी से दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि आधुनिक लिपि का विकास हुआ। उत्तरी भारत में सर्वप्रथम गुप्त लिपि अस्तित्व में आई। गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि निकली, जो कश्मीर से वाराणसी तक के विशाल क्षेत्र में चलती थी। कालांतर में इसी को कुटिल लिपि या कुटिलाक्षर कहा गया। कुटिल लिपि से कश्मीर के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में जो नई लिपि विकसित हुई, उसे प्राचीन नागरी कहा गया। कुटिल लिपि से ही बाद में शारदा लिपि का विकास हुआ। शारदा लिपि से ही कश्मीर, टाकरी, लहदा, गुरमुखी लिपि का विकास हुआ। कुटिल लिपि से कैथी, बंगाली, मैथिली, असमिया, उड़िया, मणिपुरी आदि का विकास हुआ। चलिए, इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। चलिए आगे लिखिए, कुटिल लिपियों से ही क्रमशः 4 लिपियों का विकास हुआ। कुटिल लिपियों से क्रमशः 4 लिपियों का विकास। क्रमशः 4 लिपियों का विकास। और वो कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। नंबर 1, पूर्व में पूर्वनागरी, पूर्व में पूर्वनागरी, पश्चिम में अर्धनागरी,
पश्चिम में अर्धनागरी, दक्षिण में नंदनागरी, दक्षिण में नंदनागरी, और चौथा मध्य प्रदेश में देवनागरी। मध्य प्रदेश में देवनागरी। मध्य प्रदेश में देवनागरी। कुटिल लिपियों से क्रमशः 4 लिपियों का विकास हुआ। पूर्व में पूर्वनागरी, पश्चिम में अर्धनागरी, दक्षिण में नंदनागरी, मध्य प्रदेश में देवनागरी। संक्षेप में देवनागरी लिपि का विकास इस प्रकार हुआ। संक्षेप में देवनागरी लिपि का विकास इस प्रकार हुआ था। कुटिल लिपियों में क्रमशः 4 लिपियों का विकास हुआ। पूर्व में पूर्वनागरी, पश्चिम में अर्धनागरी, दक्षिण में नंदनागरी, मध्य प्रदेश में देवनागरी। तो आप कह सकते हैं संक्षेप में देवनागरी का विकास उपरोक्त जो बताया गया आपको इस प्रकार से हुआ था। ठीक, तो चलिए इतना आप लोग पहले लिख लीजिए। हो गया दोस्तों, चलो अब आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम लोग देवनागरी के गुण एवं दोष देखेंगे। उसके अलावा देवनागरी लिपि का नामकरण देखेंगे कि उसका नाम कैसे रखा गया। ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।